बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग, एक है सिंपल पेंडुलम और एक आपके पास बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये तीन हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़नी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आज हमारी पहली प्रैक्टिकल एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू द स्प्रिंग। बेटा इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे हम अंडरस्टैंड कर लें। वो इस तरह है कि अगर हम डिस्कस करें हुक लॉ को, तो हुक क्या कहता था? हुक कहता था कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो उसकी शेप में, वॉल्यूम में या चेंज आता है, वो लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम उसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेस लगाने से जो चेंज आता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी चीज़ हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो ये बताता है कि इफ़ अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। द प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर इसको डिस्कस करते हैं तो F = m में इसका सोल्यूशन हमने 9th क्लास में निकाला हुआ था। बेटा ये दो लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। डायग्राम में देखिए कि डायग्राम में एक बॉडी है, उसकी सेंटर पोजीशन देखें। सेंटर वाली डायग्राम में तीन शेप्स बनी हुई हैं। एक में स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, एक में नॉर्मल हालत में और एक में कंप्रेस हुआ हुआ है। अगर आप नॉर्मल हालत की बात करते हैं सेंटर में जो है, तो ओ पोजीशन को डिस्कस करें। ओ पोजीशन इज़ द मेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ये हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ये है कि हमारे पास एक मैस है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्मूथलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, यानी कि इसको मूव करने में के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती। तो अब इसकी ओ पोजीशन नॉर्मल कंडीशन है। मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई की कि मैंने इसे ए पोजीशन पर आ गया। अब मैंने इसे खींचा, यानी कि स्प्रिंग को बॉडी समेत खींचा, जिससे क्या हुआ कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर आ गया। अब जब ए पोजीशन पर आया तो डेफिनेटली स्प्रिंग ने वापस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना है। अब ए पोजीशन पर ओ से ए के दरमियान इसने डिस्टेंस भी तय किया जिसे हम एक्स से नोट करते हैं। अब क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि ये ए की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। अब ओ से ए पर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैक किया। अब मैंने क्या किया, जब मैंने स्प्रिंग खींचा हुआ, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये अपनी इस पोजीशन पर तो नहीं रहेगा, बल्कि ये ओ पोजीशन की तरफ जाएगा। अब जैसे आप देखें यहाँ एक पॉइंट आता है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यहाँ भी। अब रिस्टोरिंग फोर्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा आप एक ईंट ज़मीन पर पड़ी हुई है, आप उसे उठा के ऊपर को लेके आते हैं, तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं और अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं। जब आप अपना हाथ उठाते हैं तो वो ईंट जो है वो दोबारा ज़मीन की तरफ जाती है। अब आपने जो फोर्स लगाई थी ईंट पर उसे ऊपर उठाने के लिए, उसके अंदर उसने एक एनर्जी स्टोर कर दी थी जिसे आपने 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम दिया हुआ था। अब वो एनर्जी जो है वो दोबारा जब मैं हाथ उठाऊँगा तो वो रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने से उसके अंदर तनाव पैदा होता है जिसे स्ट्रेस कहते हैं। आप उस स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम एनर्जी तो इसे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि लचक की वजह से। लेकिन जब हम इसे छोड़ेंगे तो वही एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई है वो रिवर्स करेगी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ। तो इस तरह हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं कि जो अपनी दोबारा असली कंडीशन की तरफ रिस्टोर हो जाए। अब क्या होगा कि हम पोजीशन पर बात कर रहे थे ए पर, ए से जैसे इस बॉडी को मूव करेंगे, छोड़ेंगे तो ये बॉडी ओ की तरफ मूव करेगी। ओ की तरफ मूव करने के बाद ये ऊपर स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। अब पहले इनर्शिया को डिस्कस कर लें। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू ब्रिंग एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी बॉडी की वो खसूसियत होती है जो अपनी हालत रेस्ट या हालत मोशन के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है। इनर्शिया के बारे में हम 9th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि वो ओ पोजीशन पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो ओ पोजीशन से आगे मूव करेगा और वो एक नई पोजीशन पर चला जाएगा जिसे ए डैश कहते हैं। अब ए डैश में स्प्रिंग जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा और जैसे ही हम उसे कंट्रैक्ट होने के बाद स्टॉप करेगा, स्टॉप होकर दोबारा फिर रिवर्स कंडीशन में ओ की तरफ आएगा। ओ से फिर ये ए की तरफ
और ए से फिर दोबारा ए डैश की तरफ ये आता रहेगा और इस तरह इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो लगाई गई फोर्स है वो कवर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही फासला तय होगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब आ जाए आप डेरिवेशन की तरफ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को ख़त्म करते हैं तो आपको पता है हमें किसी न किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स डिपेंड अपॉन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कितना सॉफ्ट होता है कितना हार्ड होता है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये स्प्रिंग की कंडीशन पैरेलल करता है, इसलिए इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इस पर जो लगने वाली फोर्स है, अगर हम इसे खींचते हैं, जब हम इसे छोड़ते हैं तो रिवर्स कंडीशन में इस पर फोर्स लगती है। जब हम इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसने जो कवर डिस्टेंस तय किया, कवर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो अगेंस्ट है, तो हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिशन से ये ए डैश पर जाने के लिए अपनी लगाई गई फोर्स के ऑपोजिट जाता है। तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ को डिस्कस करें, पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द mass moves back towards the equilibrium position under the action of restoring force FRES के नाम से रिटर्न है यहाँ, but does not stop at O due to inertia and goes to the new extreme position A dash. The restoring force is equal to the magnitude of the external force but opposite in direction। कि जो लगाई गई फोर्स उसकी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हमने कहा FRMS यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स FRES इज इक्वल टू माइनस एफ। अगर माइनस एफ की वैल्यू ऊपर हमने एफ की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ जाएगी FRES इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब न्यूटन का सेकंड लॉ, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि सेकंड लॉ एप्लीकेबल है, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब जो लगने वाली फोर्स, क्योंकि किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उसमें मोशन प्रोड्यूस हो तो एक्सल न्यूटन का सेकंड लॉ एप्लीकेबल ज़रूर हो जाता है। तो एफ फिजिकल टू एम ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी एफ के बराबर है, तो एफ को हम इसके इक्वल रखेंगे तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। अब अगर हम एम की बात करें, एम ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब के की वैल्यू और एम की वैल्यू दोनों कांस्टेंट, ना तो मैस कम या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसे ही रहता है तो ना वो चेंज होता है, दोनों कांस्टेंट। इस तरह हमें ये पता चला कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसी तरह अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें, इस अगले लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टाइम पीरियड भी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि मोशन ऑफ मैस टाइप स्प्रिंग का अगर टाइम पीरियड निकालना हो, और टाइम पीरियड क्या होता है इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, जिसमें टी टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, 2 और पाई ये कांस्टेंट है, एम इसके मैस को और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी, अल्लाह हाफिज़।